लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन देख चुके थे थोड़ा बहुत रफली। अगर किसी को उनमें डाउट है तो अभी पूछ सकता है। हमने अभी तक बस देखा था कि अगर दो पॉइंट्स दिए हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, एक पॉइंट और स्लोप दिया हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, किसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाएंगे और अलग अलग रिलेशंस में अलग अलग कर्व किस तरह से फॉर्म होते हैं। अगर यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो लॉगरिथम है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो लॉगरिथम या लॉग जिसे हम बोलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है, कई जगह पे यूज होगा और मैथ्स में जब पढ़ाया जाएगा तो काफी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मेनली हमें इसकी प्रॉपर्टीज सीखनी है ताकि हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकें जब भी हमें जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो लॉग बेसिकली है क्या, तो काफी बड़े नंबर्स को अगर आप सिंपल वे में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसका तरीका है लॉग। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंट होता है उसका ऑपोजिट मेथड होता है लॉग। अब एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं अगर ये पूछा जाए तो मान लो कि आप 1000 लिख रहे हो एक चीज तो, ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट पहले हम समझ लेते हैं। मान लो कि मुझे एक क्वांटिटी लिखनी है जिसमें इस तरह से एक के बाद 5 जीरो है, तो उसे एक तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या सिंपली मैं उसे 10 की पावर 5 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो 10 की पावर 5 क्या था, 10 की पावर 5 था बेसिकली इस क्वांटिटी को छोटा करके रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इसे एक और वे में छोटे ही तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हमारे पास क्या है, लॉग है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का एक तरह से ऑपोजिट इसे हम कह देते हैं। अभी आप देखोगे कैसे एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है, जब हम निकाल के देखेंगे कुछ क्वांटिटीज का लॉग, तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशिएशन किसे बोल दिया जाएगा, सिंपली किसी भी लार्ज नंबर को किसी छोटे से नंबर की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे यहाँ पे 1 लाख को मैंने 10 की पावर 5 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पे पीडीएफ में आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से 5 बार लिखा हुआ है तो सेम सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 को क्या बोला जाता है, बेस। जैसे मेरे एग्जांपल में 10 को क्या बोला जाता है, बेस, और 5 को क्या बोल दिया जाता है, पावर। ठीक है ना, ये तो हो गया एक्सपोनेंट्स हम किस तरह से करते हैं। अब किसी भी टर्म को अगर मान लो कि आपको एक टर्म जैसे कि दी हुई है, मैंने यहाँ पे ले लिया 10 की पावर 5, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई टर्म है जो कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है, जैसे कि a की पावर b, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे a जो होगा उसे तो हम क्या बोलेंगे, बेस, और b जो होगी वो आपकी क्या है, पावर। ठीक है ना, इस तरह से दिया गया है। और मान लो कि आपको फाइंड करना है कुछ, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर n इज इक्वल टू 32, आपको ये दिया हुआ था। तो आपको ये पावर फाइंड करनी है कि 2 की कितनी पावर में रखूं ताकि वैल्यू किसकी इक्वल आ जाए, 32 के इक्वल आ जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका था वो क्या कहलाया, लॉग। अब हम बार बार तो ऐसे करके देखेंगे नहीं कि 2 इंटू 2 करके देखें जो आया, फिर से 2 एक बार मल्टीप्लाई करके देखें, फिर से 2 मल्टीप्लाई करके देखें। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को छोटा करने का तरीका जो बताया गया वो बताया गया लॉग। ठीक है ना, इस तरह से बता सकते हो आप कि हम इसे कंपेयर कर दें। ठीक है, यानी कि 2 की पावर n यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी मैं अगर 2 की किसी पावर में रिप्रेजेंट कर सकूं तो फिर हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो वहां से आपको पता चलेगा कि इसे मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, और इस तरह से आप बता पाए n बराबर 5। समझ आ रहा है। अब इसे लॉग की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये तो हो गया कि आपको कुछ पता था। आपको जैसे ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर 5 ही मिलेगा आपको 32, तो आप इक्वेट करके लिख सकते हो कि n इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। पर इसे लॉग की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, तो लॉग हमें समझ आना चाहिए अगर कहीं पर इस तरह की क्वांटिटी लिखी गई है, जैसे लॉग a b c, तो इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो इसे आप रीड करते हो लॉग ऑफ a। ठीक है ना, लॉग ऑफ a, और अगर यहाँ पे b लिखा हुआ है 2 बेस b, इस तरह से हम इसे रीड कर लेते हैं। अगर ये क्वांटिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसे पढ़ने का तरीका अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a टू द बेस b, यानी बेस जो है वो तो क्या है, b है, और जो नंबर है जिसका आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या है,
a है। तो इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपली कि b की पावर c इज इक्वल टू a। बेसिकली इसको आप राइट साइड में भेज दो और c को कहां पहुंचा दो, पावर में, तो ये हो जाता है सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। आप ऐसा समझ सकते हो कि नहीं? आपको दिया हुआ क्या है, 5 की पावर n इज इक्वल टू, हमें वैल्यू दी हुई है 32। तो उसे अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सके तो फिर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि लॉग है क्या, तो लॉग बेसिकली एक सिंपल सा टूल है जिससे कि आप बहुत बड़े नंबर्स की रेज टू पावर अगर कहीं पे दी हुई है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? अब बात आएगी कि लॉग की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ लॉग ऑफ 7 क्या होगा, तो उसका आंसर है कि आपके पास क्या होती है, लॉग टेबल होती है, और लॉग टेबल आपको देखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब लॉग टेबल पहले यूज की जाती थी, लेकिन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉग टेबल यूज नहीं की जाती है। आपको या तो लॉग की वैल्यू दे देते हैं सिंपली, या फिर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं लॉग की जो हमें याद रखनी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मैं बता दूंगा। अभी तो आपको ये समझना है कि अगर इस तरह से कोई क्वांटिटी लिखी हुई है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हम उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है लॉग ए ई बी, तो इसका सॉल्यूशन आप सिंपली बता सकते हो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा a इज इक्वल टू ई की पावर b, जहां e जो है, e भी एक कांस्टेंट होता है। ये टर्म भी आपको कई बार दिखने वाली है, ठीक है ना। कांस्टेंट जो होता है e, इसकी वैल्यू होती है 2.7, आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट है जिसे एक सिंबल दे दिया गया है e, बेसिकली नेचुरल है ये, ठीक है ना। अगर कहीं पे इस तरह से आप लिखते हो लॉग बेस ई ए, तो उसे बुक्स में इस तरह से भी लिखा जाएगा ln a, कई बुक्स में आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे लॉग नहीं लिखता, मैं सिंपली क्या लिख देता हूं, सिर्फ ln। तो ln को बोल दिया जाता है नेचुरल लॉग। तो कभी भी अगर बेस में e है तो उसे आप सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ln से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, मैं बस ये बता रहा हूं कि बुक्स में आपको कई बार नहीं दिया होता कि बेस क्या है। अगर किसी ने इस तरह से लिखा है लॉग a, समझ आ रहा है, तो उसने बेस नहीं दिया है आपको। तो अगर बेस नहीं दिया हुआ है और सिर्फ log a लिखा है, तो आप अज्यूम करके चलते हो, हम अज्यूम करते हैं कि बेस क्या है, 10, ठीक है ना। हम मान के चलेंगे कि बेस क्या है, 10, ये चीज ये लिखी हुई है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ऐसा होगा। सिमिलरली मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं पे अगर ln a लिखा हुआ है, ln a लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ ln लिखा हुआ है, इसका मतलब कि बेस क्या है, बेस इस बार 10 नहीं है, बल्कि बेस क्या है, e है। e जहां पे क्या है, e एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2.7 होती है। समझ आ रही है बात? मैं बस ये बता रहा हूं कि बुक्स में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है कई बार लॉग की, तो आपको याद रखना है सिंपली, ठीक है ना। ln से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लॉग बेस e को। यही मैंने यहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ है। हाँ, कुछ वैल्यूज जो मैं बोल रहा था आपको याद रखनी है, वो ये हैं। आपको ln2 की वैल्यू याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा फिजिक्स के अंदर। ln2 जो टर्म होती है, ये हम हाफ लाइफ वगैरह निकालेंगे मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में, वहां पे यूज होगी, ठीक है ना। तो ln2 की वैल्यू याद रखनी है, ये आती है 0.693, ठीक है। log 2 की वैल्यू आप याद रख सकते हो। देखो मैंने बेस नहीं दिया है, अगर मैंने बेस नहीं दिया है तो बेस क्या है, 10, और log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3010। log 3 की वैल्यू आप याद रख सकते हो 0.477, और log 5 की वैल्यू याद रख सकते हो 0.69। 90% केसेस में आप ये मान लो कि क्वेश्चन जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है तो log की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। आपको हमेशा log की वैल्यू दी ही जाएगी। फिर भी सेफ साइड पर रहने के लिए हम ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करके रखते हैं, और अगर हमें ये वैल्यूज पता होंगी तभी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस केस में। हाँ बिल्कुल सही बात है। किसी ने पूछा है log 4,
तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे वो इनसे सॉल्व हो जाएंगे। अभी जरा सा मैं आगे बढ़ूंगा, आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे log4 किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमें याद क्या रखना है, ln2 याद रखना है, स्टैंडर्ड है, log2 याद रखना है, log3 याद रखना है, log5 याद रखना है। हाँ, कुछ बच्चों को आता होगा, ठीक है ना, जिनको नहीं आता है उनको अभी समझ आ जाएगा। अब मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज को एज इट इज आप याद कर लो, अभी समझ लो, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा डाउट है तो उसके लिए आपके पास मैथ्स के सर भी हैं, उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ये है कि a टू द पावर log बेस a b इज सिंपली इक्वल टू b। आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट वाली है वो ये है, log के लिए भी और ln के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। log ऑफ x इंटू वाई, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है उनका लॉग आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसे आप log x प्लस log y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर दो लॉग्स एडिशन में लिखे हुए हैं तो उन्हें आप मल्टीप्लिकेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम याद रख सकते हैं जो आती है log बेस a टू द पावर k इज इक्वल टू k, ठीक है ना। ये सिंपल है, आपको याद रखना है, समझ आ रहा है ना। अगर बेस और नंबर सेम है और उसकी पावर दी हुई है आपको k तो ये इक्वल आ जाता है k के। ये समझ आ जाएगा अगली प्रॉपर्टी समझते ही, जैसे log बेस a है और यहां पे लिखा हुआ है b, ठीक है ना, और इसकी पावर को चढ़ा दूं मैं n, समझ आ रहा है। मान लो कि log a बेस है आपका, b आपका नंबर है और उस नंबर की एक पावर दी हुई है n, तो आप पावर को आगे लेके आ सकते हो, इसे मैं लिख सकता हूं n log, समझ आ रहा है, n log b बेस a। तो इस केस में मैंने क्या किया होगा, यहां पे दिया हुआ था log a टू द पावर k, तो नंबर की पावर k है तो वो आगे आ सकता होगा k, और यहां क्या बचेगा log a, ठीक है। और यहीं से हमारी अगली प्रॉपर्टी हमें पता लग जाती है, क्या, log ऑफ एनी नंबर विद सेम बेस इज इक्वल टू 1। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई होगी 1, यहां से फाइनली आंसर हमें मिल जाता है क्या, समझ आ रहा है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हद से ज्यादा यूज होता है हमारे लिए, ये वाली प्रॉपर्टी हद से ज्यादा यूज होती है हमारे लिए, और ये अगली वाली log या ln ऑफ x बाय y, दो नंबर्स का अगर डिवीजन कहीं पे दिया हुआ है तो वो हो जाता है आपका log ऑफ x माइनस log ऑफ y। तुम थोड़ा बहुत समझ रहे होगे भाई कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें या तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करना होगा, या फिर डिवीजन के फॉर्म में करना होगा, या एडिशन के फॉर्म में करना होगा, ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं। बेसिकली आप उन्हें स्टैंडर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या करो, सिंपली सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को याद कर लो जो पीडीएफ में मैंने दी हैं, और यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मल्टीप्लिकेशन वाली इंपॉर्टेंट है, दूसरी प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है कि किसी नंबर की अगर पावर दी हुई है तो पावर आगे आ जाती है, और तीसरी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, अगली चीज है log बेस a 1 इज इक्वल टू 0। 1 का लॉग आप किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में लो वो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। बेसिकली मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर आप लो उसकी क्या पावर रखी जाए ताकि आंसर 1 आए, तो आप जानते हो पावर क्या रखी जानी चाहिए, 0 रखी जानी चाहिए, समझ आ रहा है। अगर आप मान लो 2 रखते हो, 2 की पावर 0 भी क्या होता है 1, 3 की पावर 0 भी क्या होता है 1, 1 की पावर 0 भी क्या होगा 1, समझ आ रहा है। यानी कि इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी नंबर को बेस में रखा जाए और 1 का अगर आप लॉग ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये अगर 1 है तो भी क्या हो गया, log 1 is to 1, इसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी जो है अगली वाली हमारी वो है log ऑफ 1 बाय a, ठीक है ना। log ऑफ 1 बाय a अगर कहीं पे दिया हुआ है log ऑफ 1 बाय a, तो उसे आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली ये लिखा हुआ है log ऑफ
a की पावर -1, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसे इनवर्स ही तो किया है, तो पावर आगे ले आओ, माइनस लॉग ए, यानी लॉग ऑफ 1/a को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस लॉग ए रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। खैर, और आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। हाँ, आगे एक और चीज है कि लॉग ऑफ अ नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड। नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक ग्राफ याद रखना है इसका, कर्व जो बनता है, ये हो गया आपका log ऑफ x और ये हो गया आपका x। x को मैंने x एक्सिस पे प्लॉट किया और y एक्सिस पे मैंने उसका log प्लॉट किया, तो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है ना। ये 0 और 1, log ऑफ 1 हमें पता है क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 से लेके 1 के बीच में जो होते हैं नंबर्स, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इनका log कैसा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। समझ आ रहा है, बात समझ रहे हो? 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी का लॉग कैसा मिल जाएगा आपको, नेगेटिव मिल जाएगा। आपको सॉल्व करना है इन्हें। तो पहला वाला तो बड़ी सिंपल सा है, सभी लोगों ने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया, क्योंकि इसी को हम तब से एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। ट्राई करो सभी लोग। पहले वाले में लिया हुआ है log 32, बेस जिसका क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि आप log 2, log 3, log 4 इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सको, क्योंकि ये फाइंड करना इजी है। इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद रखनी है, और याद रहेगी भी आपको कुछ समय के बाद। तो log 32 को मैं क्या लिख दूंगा, log बेस 2 है, तो क्यों ना मैं 2 के ही टर्म्स में लिख दूं, तो पावर क्या आ जाएगी, 5। और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि पावर कहां आ जाती है, आगे। ये आपको मिल जाएगा log, और ये हमें मिल गया 5, क्योंकि log ऑफ अ नंबर विद सेम बेस क्या आ जाता है आपको, 1, ठीक है ना। सेकेंड वाला कर लेते हैं जल्दी से। बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे दिया हुआ है आपको log 1000, तो log 1000 दिया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ कुछ नहीं बोला गया बेस के बारे में, यानी कि बेस क्या है आपका, 10 है, तो उसे 10 के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो 1000 को 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है, फिर से वही पावर आगे आ जाएगी, तो 3 log 10 बेस 10 आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। सी पार्ट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ln e की पावर 5। सबसे पहले तो पावर को आगे ले आता हूं मैं, ln e, ln का मीनिंग होता है log बेस e, तो log बेस e ऑफ e क्या मिल जाएगा आपको, 1। ये फिर से क्या मिल गया आपको, 5, ठीक है ना। डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, log ऑफ 6, बताओ क्या आएगा डी पार्ट का आंसर, डी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 इंटू 2, सिंपली हो जाएगा log 3 प्लस log 2। आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, 0.3010, ठीक है ना, प्लस 0.477, इससे हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी log 6 की। ई पार्ट देख सकते हैं, log ऑफ 3/5, जो कि सिंपली क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 5, और अगर हमें वैल्यूज याद है स्टैंडर्ड वाली, तो हम उसे पुट कर देंगे, ठीक है ना। अगला है जैसे 4 log 2, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 4 इंटू log 2 की वैल्यू है 0.3010, पुट कर सकते हो, आ जाएगा। जी पार्ट आप देख सकते हो, माइनस log ऑफ 1/8, तो एक प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, अगर हम नंबर को इनवर्स कर दें तो एक माइनस आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये मिल जाएगा log ऑफ 8। इसी को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 की पावर 3, 2 का क्यूब, या 3 log 2, और ये फिर से मिल गया 3 इंटू 0.3010, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में log 15 दिया हुआ है, एच पार्ट का आंसर ट्राई करो सभी लोग। एच में क्या होगा, एच जो कि है log 1/15, क्या आ जाएगा एच में, क्या लिख सकते हैं इसे,
इनवर्स कर देंगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये हो गया log 15। अब 2, 3 और 5 के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो माइनस log 5 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, माइनस log 5 प्लस log 3। और अगर वैल्यूज याद है तो उन्हें पुट कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो ये सभी लोगों को आता है मेरे हिसाब से, ठीक है, लॉग में कुछ खास चीज नहीं है। आगे प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हो। किसी को कोई डाउट इसमें? सिंपली हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसे आई हैं अगर वो आप जानना चाहते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैथ्स में आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं उसके ऊपर, मेनली हमें डिफरेंशिएशन पे पहुंचना है, इसलिए मैं थोड़ा सा पेस बढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसे मैं काफी धीमे पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे जो भी क्वेश्चंस हैं आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि हो जाता है पावर किस तरह से ट्रांसफॉर्म की जाएगी, ठीक है। हालांकि ये ज्यादातर लोगों को आता होगा पर मैं एक बार बता देता हूँ पावर किस तरह से ट्रांसफॉर्म की जाती है। तो पावर ये भी आपको याद रखना है तो सिंपल सा, ठीक है, मोस्टली आपको पता भी होंगी। जैसे सबसे पहली चीज तो हो गई x की पावर 0 बराबर 1 हो जाता है। x यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर की। x कोई रियल नंबर है, किसी की भी पावर आप 0 लेते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और आपको क्या याद रखना है आगे कैलकुलेशंस के लिए, किसी भी नंबर की पावर माइनस इन्फिनिटी ये आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x 0 नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, x अगर 0 हो गया तो फिर ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या हो गई, किसी भी दुनिया में नंबर की, रियल नंबर की पावर अगर हमें 0 दी हुई है तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। दूसरी चीज, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर हमें माइनस इन्फिनिटी दी गई है तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा, प्रोवाइडेड वो नंबर 0 ही ना हो खुद ही, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, अच्छा कोई पूछ रहा है माइनस इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है। तो माइनस इन्फिनिटी बेसिकली, जैसे इन्फिनिटी एक बहुत ही बड़ा नंबर है, कहां पर, पॉजिटिव में, नंबर लाइन पे अगर आप देखो 0 से पॉजिटिव की तरफ जाते जाएं। सिमिलरली नंबर लाइन से लेफ्ट में अगर हम जाएं नेगेटिव नंबर्स के लिए तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। नंबर लाइन आप जो ड्रॉ करते हो कहां से करते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ड्रॉ करते हो। ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों बताई है, क्योंकि आगे हम देखेंगे काफी ज्यादा डेरिवेशन जो हम करेंगे फिजिक्स में, वहां पे लिमिट जब हम लगाएंगे तो कई बार माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे से प्लस इन्फिनिटी लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसका आंसर आपको याद रखना है 0 आने वाला है। जैसे e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब बात आ रही है 0 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा। अब आप पूरे चैप्टर में पहुंच चुके हो, ठीक है ना, जो इनडिटर्मिनेट टर्म्स आ जाता है चैप्टर, 7 इनडिटर्मिनेट टर्म्स हैं, सभी आएगा मैथ्स में। प्लीज मैं जो पहले बोल रहा हूँ उसको पढ़ा लेने दो, ठीक है। तो अभी तक मैंने बस बोला कि x की पावर 0 हमें क्या मिल जाएगा, 1, जहां x कोई भी क्या है, रियल नंबर है। और दूसरी चीज x की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब बात है किसी ने पूछ लिया है 0 की पावर 0 क्या होगा, तो देख लेते हैं। बात इंडिटर्मिनेट टर्म कब होती है, आप ऐसा इमेजिन करो, ठीक है ना। मान लो मैं आपसे बोलूं कि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, तो 0 इंटू बहुत बड़ा नंबर क्या होने वाला है, तो क्या हम उसका आंसर दे सकते हैं, नहीं, तो वो 0 नहीं हो सकता। आप ऐसा इमेजिन करो कि दो दुनिया में बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। इसे ऐसा समझा जा सकता है, दो डॉन है दुनिया में, एक 0 बहुत पावरफुल नंबर है कि नहीं है। आप दुनिया में किसी भी चीज से 0 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है भाई, 0 आता है। इतनी पावर है इसके पास, ठीक है ना। बहुत बड़ा ईगो होगा 0 का, इतनी पावर है। इन्फिनिटी के पास भी एक पावर है, इन्फिनिटी की पावर ये, आप कितने भी छोटे नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो ये दोनों ही अपनी दुनिया में राजा हैं एक तरह से। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 बोलेगा कि भाई मुझसे जो भी मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 होना चाहिए। इन्फिनिटी बोलेगा मुझसे जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। तो अब इसका आंसर क्या होगा, कैसे आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी की पावर कम है, कैसे आप बोल सकते हो 0 की पावर कम है।
बात है कौन ज्यादा ताकतवर है। तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर था इनडिटरमिनेट टर्म्स। ये चीज पता है क्या लिखी हुई है? ये चीज लिखी हुई है 0/0। क्या 0/0 कुछ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ कोई ये बोल रहा है कैन वी राइट इंफिनिटी एज 0 इंटू, हाँ ये चीज ही लिखी हुई है लगभग। लगभग अगर 0 आप नीचे लिखते हो तो आपको लगभग इंफिनिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या मैं 0 से 0 को काट दूं? नहीं भाई, 0 से 0 कट नहीं सकता। ऐसी गलती तो हम जिंदगी में कभी करेंगे ही नहीं। 0 से 0 कभी कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। तो क्या है ये आंसर क्या होगा? अल्टीमेटली तुम ये जानना चाह रहे होगे कि आंसर क्या होगा भाई। तो आंसर होगा कि ये एक इनडिटरमिनेट टर्म है और हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये भी पूछ लूं ना कि भाई इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा, तो क्या बता सकते हो आप उसका भी आंसर? अगर आप सोच रहे हो कि बता सकते हैं, ठीक है ना, तो नहीं बता सकते। समझ आ रहा है? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इंफिनिटी से आप कुछ भी घटा लो आंसर इंफिनिटी ही आता है, और माइनस इंफिनिटी में आप कुछ भी जोड़ लो आंसर माइनस इंफिनिटी आता है। तो इसे 0 नहीं बोल देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बोलेगा भाई माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, ये बोलेगा भाई क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए। और जब भी दो पावरफुल लोग टकराते हैं तो क्या हो जाती है, समस्या। ठीक है, तो ये अलग चैप्टर है, जब आएगा तब हम बात करेंगे। आपके पास कोई नंबर है m और आपको उसकी nth रूट रिप्रेजेंट करना है, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अगर हमें nth रूट बताना है किसी नंबर m का, तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। पावर में आप 1/n लिख दोगे, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, nth रूट हो जाएगा। आप यहां ऐसे लिख सकते हो ऑफ m, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो मान लो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अगर हम m का निकालना चाह रहे हैं, यानी पावर में क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, तो उसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। अगर हम क्यूब रूट लिखना चाह रहे हैं इसी नंबर का 1/3, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। तो इसी तरह से जनरल अगर आप nth रूट लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, n आ जाता है, और पावर में क्या आ जाता है, 1/n आ जाता है। अब कुछ पावर के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, जो आप यूज कर सकते हो। जैसे पहला हो जाता है कि मान लो कोई नंबर है जिसकी पावर m है, उसकी पावर n दी हुई है और उसकी पावर आपको p दी हुई है, तो फाइनली आप इसे a की पावर m इंटू n इंटू p लिख सकते हो, ठीक है ना, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में थी सिंपली। दूसरी चीज हो जाएगी, अगर a की पावर m लिखा हुआ है इंटू a की पावर n लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2, यानी कि 2 की पावर 5, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। दूसरी चीज है, तीसरी प्रॉपर्टी हम रख सकते हैं 1/a की पावर m ऐसे लिखा हुआ है, तो उसे आप लिख सकते हो a की पावर माइनस m, यानी कि इनवर्स करने पे आप पावर के आगे कैसा साइन लगा देते हो, एक माइनस का साइन लगा देते हो, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अगर a की पावर आपको लिखा हुआ है m/n, तो हमें समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 1/n, तो ये तो क्या हो गया, nth रूट हो गया, और ये a की पावर m है ही, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है n a की पावर m, ठीक है ना। पांचवी चीज सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती बनाई गई है, जो है -a की पावर m अगर दिया गया है आपको, तो उसे आप लिख सकते हो a की पावर m अगर m कैसा हो, इवन हो, यानी कि स्क्वायर हो, टू दी पावर 4 हो, टू दी पावर 6 हो, टू दी पावर 8 हो, तो आपको पता है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली -a की पावर m को मैं माइनस बाहर निकाल के a की पावर m लिख सकता हूँ इफ m इज ऑड, m अगर ऑड हो, जैसे कि क्यूब ले रहे हो आप, टू दी पावर 5 ले रहे हो आप, तो फिर क्या रहेगा, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कि है a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसे हम क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल, मान लो 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि 3 की पावर 2। लॉजिकल भी है, ऊपर 3 बार 5 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो आप 5 बार, और नीचे लिख रहे हो आप 3 बार, तो ये कट के ऑब्वियसली कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा, ठीक है। तो ये एक आपकी 6th प्रॉपर्टी होगी। क्या डाउट है इसमें किसी को?
किसी भी पार्ट में, तो अभी पूछ सकता है। कैन आई एक्सप्लेन ln log? कोई पूछ रहा है कि मैं ये एक्सप्लेन करूं ln log, मतलब ln ऑफ log बोल रहे हो तुम? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप पूछ कर रहे हो। बोलो बेटा। सर मैं ln का log नहीं पूछ रही हूँ, log वाले पार्ट का ln पूछ रही हूँ। I mean, ln क्या होता है? हाँ, क्योंकि अभी आप एक्सपोनेंट्स पढ़ा रहे इसलिए मैं अच्छा ठीक है, तो जैसे अब अगर सिर्फ इस तरह से मैं लिखूं log a, तो मैंने बेस कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप मान लेते हो कि बेस क्या है, 10 है, ठीक है ना, ये आपको पता है। वैसे ही अगर कोई लिख देना ln a, मैंने बेस में फिर से कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब होता है log का बेस e है। e मतलब क्या हो जाता है, तो e एक सिंपली नंबर है 2.7। अभी कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है, इसलिए हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पे भी ln किसी का लिखा हुआ है, यानी कि बेस आप क्या यूज कर रहे हो, 2.7 यूज कर रहे हो। जो प्रॉपर्टीज log की हैं सेम प्रॉपर्टीज ln की हैं। जैसे log सिंपली जनरल जो हम लेते हैं 10 के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, वैसे ही ln अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसे log बेस e को लिखने का तरीका है ln, ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं है, जो log है वही ln है, ठीक है। अंतर बस ये कि ln में बेस फिक्स हो गया है 2.7। क्लियर हुआ? हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ सेम है बिल्कुल। कोई पूछ रहा है यूलर इक्वेशन में जो ई यूज किया जा रहा है सेम है, हाँ वो सेम ही है, 2.7 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हो गया है तो एक सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, 2-4 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लिख दो जल्दी से आंसर। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बस ऐसा ना लगे आपको कि कुछ छूट गया है, हालांकि ये हम मान के चलते हैं कि आता है सब, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 क्यूब इंटू 2 2, तो ये हो गया 2 की पावर 3 प्लस 2, यानी कि 2 की पावर 5 32। ये तो फेवरेट जैसी हो गया, हर जगह यूज हो रहा है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 16 की पावर 3/2, यानी कि ये हो गया अंडर रूट ऑफ 16 का क्यूब। समझ आ रहा है कि कितना हो गया आपको, 64। बड़ा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड में अगर पूछा गया 2 की पावर -3, तो ये हो गया 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8, 1/8। ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सबको आता है, कर सकते हो आप, ठीक है ना। ट्राई करना एक बार, सॉल्यूशन में भेज दूंगा, और डाउट्स होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। सिक्स्थ में जैसे दिया इन्फिनिटी की पावर 0, क्या होगा भाई? अभी जो हमारा लंबा चौड़ा डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी की पावर 0। तो आप ऐसा सोचो कहीं पर क्लैश हो रहा है क्या? कई लोग 1 दे रहे हैं, 1 आंसर दे रहे हैं कई लोग। तो देखो इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, उसकी पावर आप कुछ भी रखो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। और किसी की भी पावर 0 रखो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो अब यहाँ पे दोनों चीजें हो गई कि नहीं हो गई, तो क्लैश हो गया आपका। जब भी क्लैश होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना। हालांकि मुझे देना नहीं चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही बस है। आप तो सॉल्व करके रखना। जैसे कि 7th क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा 7th क्वेश्चन का, सभी लोग बताओ। 7th क्वेश्चन में जैसे दिया गया है 0 की पावर -2, 0 की पावर -2 क्या आंसर हो जाएगा? बोलो। कई लोग 0 बोल रहे हैं इसको। तो 0 की पावर अगर आपने -2 दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि आप 1/0 लिखना चाह रहे हो कहीं पे, 1/0 की पावर 2। और 1/0 कभी डिफाइंड होता है क्या? नहीं होता, ठीक है ना। तो कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, किससे, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सिमिलरली देखो 9th अगर मैं बोलूं,
नाइन्थ का बताओ, -4 की पावर 3/2, क्या आंसर आएगा? नाइन्थ का आंसर क्या आएगा? -4 की पावर 3/2। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमें जितना आता है सिर्फ मैं उतना लिख दूंगा। ये हो जाएगा √ऑफ -4 का क्यूब, और -4 का क्यूब क्या हो जाएगा? -64। तो ये हो गया -64। अब हम यहीं पे छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं है कि यही आंसर है। आप जब बड़े हो जाओगे, जीवन में पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे लिखने का तरीका भी आपको मिल जाएगा कि √64 को हम 8 लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ रूट ऑफ -1 को हम लिखते हैं आयोटा। तो ये आपको 8 आयोटा मिल जाएगा। ठीक है ना, पर वो हमें नहीं ध्यान देना उसके ऊपर। अभी आपको आंसर सिर्फ यहीं तक छोड़ना था। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिन नहीं कर सकते, √ऑफ -64। ठीक है, हल्का फुल्का हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स का आइडिया ले रहे हैं बस, क्या क्या होता है। ये हमने पावर वगैरह देख लिए, क्योंकि सिंपल सी चीज थी। अब आ जाते हैं थोड़ी ढंग की चीज पे। ठीक है ना, कोई पूछ रहा है 8 क्या होगा? 8th का आंसर क्या होगा? 0 की पावर 1 क्या होगा भाई? 0 ही होगा। ये तो सिंपल था, आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना था। आसपास में थोड़े भयानक क्वेश्चन देखे तो बीच वाला भी डरावना लगने लगा। 0 की पावर 1 तो 0 ही होगा ना। किसी की पे पावर 1 वही नंबर होता है, और 0 की कुछ भी पावर हो 0 ही होता है, तो दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो क्लैश की कोई बात ही नहीं है। तो बस, क्या किसी को डाउट है? तो मेनली आपको बहुत सिंपल सी चीजें पहले मैं बता देता हूँ, जो कि सबको ही पता होती है। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस तरह से हमें एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम होती है एक, ठीक है ना, सिंपली h² बराबर हो जाता है p² प्लस b²। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है, तो ये रिलेशन होती है, इसे हम क्या बोल देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोल देते हैं। कुछ फंक्शंस है जो आपको याद रखने हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, ये आपको पता होगा। परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा बोल देते हैं, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, और साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद रखनी है, जो कि हमारे काफी काम आती है फिजिक्स के अंदर। क्या क्या है? 30 डिग्री आपको पता ही होता है। एक नई वैल्यू जो आ जाती है 37 डिग्री, नई वैल्यूज जो मैं वहां पे लिख देता हूँ। साइन 37 डिग्री बहुत ज्यादा यूज होगा हमारे लिए, उसकी वैल्यू होगी 3/5। कॉस 37 डिग्री काफी यूज होगा, वैल्यू होगी 4/5। और टेन 37 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी 3/4। दूसरी वैल्यू जो आपको याद रखनी है वो है 53 डिग्री। साइन ऑफ 53 डिग्री की वैल्यू होगी 4/5। कॉस ऑफ 53 डिग्री, ये भी आपको याद रखना है, 3/5। और टेन ऑफ 53 डिग्री, ये भी आपको याद रखना है, 4/3। तो ये नए वैल्यूज हैं जो कि हमें याद रखना है। समझ आ रही है बात? ये वो नए वैल्यूज हैं जो आपको याद रखना है, बाकी तो स्टैंडर्ड है, 0, 30, 45, 60 और 90। ये आपको याद रखनी, क्योंकि ये फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होने वाली है। आगे देख लेते हैं जो फॉर्मूले हम फिजिक्स में मेनली यूज करते हैं। एक तो बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। जो फॉर्मूला हम काफी यूज करेंगे वो है साइन 2 थीटा का। यहां आपको ध्यान देना है, साइन 2 थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा, समझ आ रहा ना? जैसे मैं बोलूं कि साइन ऑफ 90 डिग्री, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया आपका? 45 डिग्री। तो इसी को लिखा जा सकता है 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। समझ आ रहा है? लिखने का तरीका है। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला जो हम काफी यूज करते हैं वो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा हो जाएगा हमारे लिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखोगे आप। एंगल्स हम जब भी मेजर करेंगे तो हम मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से 0 डिग्री मानना है और इस डायरेक्शन में आप एंगल नापना शुरू करते हो। तो सबसे पहले ये हो गया आपका 90 डिग्री पे, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री। इस तरह से घूमना शुरू कर रहे हैं हम, समझ रहे हो ना?
जैसे ये इस तरह से नापना होता है आपको थीटा। तो थीटा आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसे नापोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापने वाले हो। इस तरह से मैंने वैल्यूज लिख ली है। यहाँ पे घूम के वापस से क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। 90 ऐड करते जा रहे हैं, फिर आप 90 ऐड करोगे 450 डिग्री। इस तरह से वैल्यूज लाई करती हैं। समझ आ रही है ना बात? यहाँ पे जनरली आपने सुना होता है 0 से लेकर 90 के बीच में, तो इसे हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना? तो इस तरह से किसी भी प्लेन को आप 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हो, और एंगल आप मेजर करने वाले हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सारे फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको याद रखना है कि साइन थीटा, यानी कि अगर जो आपका एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी 90 से 180 के बीच में है, या फिर 450 से लेके 340 के बीच में है, सॉरी 540 के बीच में है, तो फिर वैल्यूज साइन थीटा और कोसेक थीटा की कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। बाकी सभी की क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं कि साइन ऑफ 120 डिग्री, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 120। लेकिन कॉस ऑफ 120 में पूछूं या टेन ऑफ 120 में पूछूं, उनकी वैल्यूज कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, ये क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है ना? इसके लिए ऐड शुगर टू कॉफी भी आप ट्रिक याद रख सकते हो। ऐड यानी कि ए से स्टार्ट हुआ है तो ऑल शुगर टू कॉफी, तो हमें समझ आता है किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहने वाला है। अब अगर ये याद है तो फिर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? किसी ने कुछ किसी को कोई डाउट है कि ये जो मैंने अभी क्वाड्रेंट्स बताया उसमें, क्वाड्रेंट्स में किसी को कोई डाउट, किस तरह से मानना है आपको? ठीक है ना? आगे देख लेते हैं डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ये भी सिंपल सी चीज है। आपको क्या याद रखना है कि 180 डिग्री जो होता है वो आपका हो जाता है पाई रेडियन। तो 180 डिग्री आपका पाई रेडियन है, तो आप कह सकते हो 1 डिग्री आपका पाई बाय 180 रेडियन है। रेडियन आपकी SI यूनिट हो जाती है एंगल की। तो x डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलो तो वो हो जाता है पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। जैसे मैं बोलूं कि 30 डिग्री कितने रेडियन होगा, तो आप कर दोगे पाई बाय 180 इंटू 30, यानी कि पाई बाय 6 रेडियन। तो जनरली SI यूनिट क्योंकि रेडियन है, तो जब भी आप कैलकुलेशन करोगे फिजिक्स के अंदर, तो आप क्या करोगे, रेडियंस में ही एंगल की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, मतलब कुछ क्वेश्चंस दे दिए, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर बोला जाए कि 120 डिग्री कितने रेडियंस हो जाएगा, हम देख सकते हैं 120 डिग्री, तो आप कर दोगे पाई बाय 180 इंटू 120, तो सिंपली आपको मिल जाएगा कितना, 2 पाई बाय 3। ठीक है? इसी तरह से कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आराम से ट्राई कर लेना। मेन चीज पाए जाते हैं जो कि है कैलकुलेटिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर लार्जर एंगल्स। ठीक है? इसके लिए भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जो कि क्या है, जैसे कि मुझसे बोला जाए कि बताओ साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? तो आपको बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर साइन ऑफ मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है m इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। m यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है ना, उसकी हम बात करेंगे। अगर मैंने इस तरह से किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया है m इंटू 90 डिग्री का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, थीटा हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो, स्टैंडर्ड एंगल हो, जो भी आपका स्टैंडर्ड एंगल होता है वो हो। ठीक है? m यहाँ पे अगर इवन है
m इवन होने का मतलब क्या हुआ, इंटू 2 कर रहे हो आप, इंटू 4 कर रहे हो, इंटू 6 कर रहे हो, 90 इंटू, तो ये चीज कन्वर्ट होती है साइन थीटा के अंदर ही। समझ आ रही है बात? और अगर m ऑड हो, जैसे कि 3, 5, 7 अगर यहाँ पे है, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वो कन्वर्ट होती है कॉस थीटा में। और यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, ये देखने के लिए हम बस ये देख लेते हैं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर उस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन पॉजिटिव हो तो फाइनल आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उस एंगल पे जिस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है ये फंक्शन नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना? इस तरह का कन्वर्जन साइन का हो जाता है। सिमिलरली कॉस का हो जाता है, कॉस ऑफ m इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में। अगर m कैसा है, इवन, और m अगर ऑड है तो यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। ठीक है, एक एग्जांपल में बताता हूं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे एग्जांपल आपको दिया जाए कॉस ऑफ 150 डिग्री, तो इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसे एक तो मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। समझ आ रहा है? मैंने लिख दिया कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 90 के टर्म्स में आ गया। दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ये भी तो वही होगा, ये हो गया 180 माइनस 30, ये भी हुआ 150। अब सबसे पहले आप ये देखो कि आंसर तो क्या आने वाला है, नेगेटिव क्वांटिटी आने वाला है, क्योंकि कॉस ऑफ 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से हमें पता है कि कॉस तो कहां पॉजिटिव होता है, फोर्थ में और फर्स्ट में, तो सेकंड में तो वो नेगेटिव होगा, तो आंसर तो आपका नेगेटिव आने वाला है। ठीक है ना? अब देख लेते हैं 1 कैसा हो जाएगा आपका, ऑड दिया हुआ है, तो ये कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन में, और थीटा। यहाँ पे 2 इंटू 90 मैंने किया है तो ये इवन है, 2 जो है वो इवन है, तो कॉस क्या रहना चाहिए, कॉस रहना चाहिए। तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, कॉस 30 डिग्री। यहां से साइन 60 भी पुट करोगे -√3/2, और कॉस 30 पुट करोगे -√3/2। तो आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते थे। समझ आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? कोई डाउट? मैं एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं। हाँ, कॉस कोई पूछ रहा है 37, 53 डिग्री की वैल्यूज फिक्स्ड हैं क्या? हाँ, वो वैल्यूज फिक्स्ड हैं। आप अगर ट्राइंगल बनाओगे 3, 4, 5 का, पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये एक तरह से, 3, 4, 5 का बनाओगे तो ये एंगल जो आपको मिल जाता है 53 डिग्री मिल जाता है कैलकुलेट करने पर ज्योमेट्री से। ठीक है ना? और कोई पूछ रहा है, जो पूछ रहे हैं √x का क्यूब, क्या ये इक्वल है √x का क्यूब? अगर यही आपका डाउट है तो हाँ, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है ना? तो इसी पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो, सभी लोग निकालने की कोशिश करो। कर लेते हैं हम सेक 330 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग निकालो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। 6th क्वेश्चन जो है सेक ऑफ 330 डिग्री, तो आपको इसे 90 के इवन या ऑड मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और आंसर बताना है। बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ का आंसर आ गया। तो कुछ लोग 2/√3 बोल रहे हैं और कुछ लोग -2/√3 बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो 330 डिग्री बेसिकली कहां लाई करेगा, देखा जा सकता है। ये आपका 270 डिग्री है और यहाँ पे आता है 360 डिग्री, तो 330 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे मैं लिख सकता हूँ सेक, क्या हो जाएगा ये, सेक ऑफ 90 इंटू 4 -30 डिग्री। ठीक है ना, सेम रहने वाला है, ये मिल जाएगा आपको सेक 30 डिग्री, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई किया, ये कन्वर्ट नहीं होगा ऑब्वियसली। क्या मिल जाएगा आपको, 2/√3। तो इस तरह के सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं।
ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि मैथ्स में पढ़ चुके हो इसलिए शायद सबको आ गया है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है क्या मैथ्स में, या स्टार्ट हुआ है? ठीक है, फिर खत्म है, फिर तो बचा ही क्या है। तो फिर तो अपन जल्दी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा का कर्व मैं बताने वाला था, ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हो। ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जिनका बायो है उनको नहीं आता, उनको मैंने सिखा तो दिया ही है, आपको वैल्यूज तो समझ आई गई है, ये मैंने किया है। जो आपको बस देखना है इवन में कन्वर्ट हुआ है या ऑड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, आज ही सर ने पढ़ाया तो अच्छी बात है, ये आप याद रख लेना। बस साइन का कर्व आपको याद रखना होगा थोड़ा बहुत, या रेडियंस में मैंने लिख दिया। मेन चीज जो याद रखनी है, वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सिमिलरली कॉस का कर्व हमें याद रखना है, वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, भले आप थीटा को कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, और फाइनली टेन का कर्व ऐसा दिख जाएगा आपको, वैल्यू जो है -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। ठीक है, तो अगले टर्न से हमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचे हैं वो खत्म ही कर देता हूँ आज। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन का कर्व आपको याद रखना है। एक तो मेन चीज क्या याद रखनी है, साइन के कर्व में वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, और टेन की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगी। अब कुछ जनरल पॉइंट्स बाकी है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले। क्या है वो जनरल पॉइंट्स? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व हम याद रखेंगे, क्योंकि ये मैं इंटीग्रेशन में थोड़ा यूज करूंगा। ठीक है, ई आपको पता ही है क्या होता है, 2.7 होता है। तो ई की पावर एक्स का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, जहां एक्स की आप वैल्यूज पुट करते जा रहे होगे 1 2 3 4 जो भी आपका मन कर रहा है, और आपने अगर ग्राफ को प्लॉट किया होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ई की पावर एक्स का, एक्स की वैल्यूज हमने पुट की है, तो ग्राफ जो आता है कुछ इस तरह का आता है, जहां ऑब्वियसली ई की पावर 0 रखने पे, ये x है, e की पावर x है, e की पावर 0 रखने पे वैल्यू क्या आएगी, वो 1 आ जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज e की पावर -x का आपको ग्राफ याद रखना है, e की पावर -x का ग्राफ, क्योंकि इससे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। तो उसका कर्व कुछ इस तरह का आता है, इस तरह का, -∞ से चलता है और +∞ तक जाता है, 0 को टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, सिर्फ एक कर्व है, याद रखना है। फिर मैंने ये चीज पीडीएफ में लिख दी है, जो कि हम लोग कई बार पूछ रहे थे। मान लो कि हमारा साइन थीटा जैसे आ गया 1/3, और आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो थीटा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर देते हो, साइन इनवर्स 1/3। इस फॉर्म में भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। हाँ ईशान, तुम्हारा ये डाउट है कि वाई वी यूज ओनली ई, तो मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने ई से डिफाइन ही किया है। अगर हम ई की पावर में किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ई की पावर साइन थीटा, ई की पावर कॉस थीटा, इनके भी ग्राफ्स हम देखेंगे। ठीक है, नहीं ग्राफ हाइपरबोला नहीं है बेटा, ये हाइपरबोला नहीं है ग्राफ। हाइपरबोला की इक्वेशन हम देख चुके हैं पहले ही। ये वैसी इक्वेशन दिख रही है क्या आपको? ये तो सिंपली इक्वेशन इस कर्व की होगी, y इज इक्वल टू ई की पावर -x। ठीक है, ये उसका ग्राफ है। नहीं भी याद रखोगे चलेगा, मैंने सिर्फ लिख दिया था ये नोट्स में पहले। इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होगा π/2 या 90 डिग्री। सीधी सी बात है, आपको पता भी है साइन 30 की वैल्यू प्लस कॉस 30 की, देखो बेसिकली ये पूरा 90 डिग्री क्यों होगा, आपको पता है जो साइन 30 होता है वही क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है कि नहीं है? तो x ये सेम वैल्यूज के लिए साइन इनवर्स कोई नंबर प्लस कॉस इनवर्स वही नंबर इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा आएगा। ये हम देख चुके हैं। साइन आज भी हमने देखा साइन 37 डिग्री इक्वल है साइन 50 कॉस 53 डिग्री के, है कि नहीं?
फिर नीचे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब भी सबको आते ही होगा, बस मैंने लिख दिया है। अगर किसी को नहीं आता है तो आपको याद करना है सिंपली।